देश की आज़ादी की 50वीं सालगिरह पर भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन और मंच पर कविराज पैर पटक पटक कर चिल्ला रहे थे। गरम पिघलते शीशे सा हर शब्द सामने बैठी शुभी के कानों से उतर हृदय की चमड़ी को फफूलता जा रहा था। अचानक वेदना असह्य हो गई। ये क्या शुभी, वक्त बेवक्त यूं ही रोने लग जाती हो? ऐसे ही किसी क्षण में आदित्य ने उससे कहा था, मुझे किसी दिन तुम्हारे सर के अंदर घुसकर इस लूज टैप का वॉशर बदलना पड़ेगा। और अपनी छोटी सी सुंदर सी नाक सुड़कती पोंछती शुभी बोल पड़ी थी, पर जनाब, ऐसी रिंच कहाँ से लाएंगे? अगले दिन जब राष्ट्रीय वायुसेना का विमान आदित्य को कर्तव्य पथ के अनजाने कुरुक्षेत्र में ले जा रहा था, शुभांगी उसे हवाई अड्डे पर छोड़ने आई थी। आदित्य का भोला भाला चेहरा और चमकती बड़ी बड़ी आंखें दोनों ही बहुत उदास लग रही थीं उसे। आदित्य की आंखें बड़े प्यार से शुभी को देखे जा रही थीं, मानो कह रही हों, शुभी, मेरी तरफ से परेशान मत होना, मैं अपना पूरा ध्यान रखने की कोशिश करूंगा। झिलमिल यादों के सितारों वाली यह काली स्याह चूनर ओढ़े शुभी आज भी वैसे ही जीवन के उसी मोड़ पर तैयार खड़ी है, क्योंकि उसे पता है कि उसका आदित्य ब्रह्मांड के किसी भी कोने में हो, एक दिन उसे लेने अवश्य आएगा। वही तो है उसकी सूनी मांग सी सपाट जिंदगी का सौभाग्य, उसकी आत्मा पर अंकित अनन्य प्रेम का अमिट सिंदूर। तुम भी मेरी खातिर अपना पूरा पूरा ध्यान रखना, मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, वगैरह वगैरह। पर वो मुंह से कुछ भी तो नहीं कह पा रहा था। वैसे भी ऐसे मौक़ों पर अक्सर आदित्य के ओठ सिल जाते थे और आंखें बोलने लग जाती थीं, क्योंकि उन्हें पता था कि शुभी उन्हीं की बातें सबसे ज़्यादा सुनती और समझती है। आदित्य की काली पुतलियों में अंधेरा घिरा हुआ था, मानो उनकी चमक का स्विच किसी ने बंद कर दिया हो। शुभी की पसलियों के ऊपर कुछ चटका और गले की छोटी सी नस चिड़िया के पंख सी फड़फड़ाने लगी। आदित्य सिग्नल को भली भांति पहचानता था। उसने शुभी के हाथ बहुत प्यार से अपने हाथों में लिए, चूमे और फैली हथेलियों पर जेब से निकालकर एक पैकेट रख दिया। आदित्य कब घूम गया, शुभी को कुछ याद नहीं। याद है कि बस उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह आदित्य हाथ पर हाथ रखकर क्या गया? कहीं वही तो नहीं जिसका माँ पिछले 3 वर्षों से इंतजार कर रही हैं। सुबह ही तो कह रही थी, जवानी में औरत और मर्द का सिर्फ एक ही रिश्ता दुनिया को समझ में आता है, यह दोस्ती और प्यार की बातें कोई नहीं समझता। कुंवारी लड़की की इज्जत कच्चे घड़े सी बड़ी संभाल कर रखनी पड़ती है बेटी। कितनी खुश होंगी माँ जब उन्हें पता चलेगा। और झटपट कांपती उंगलियों से शुभी ने गुलाबी कलियों वाले कागज में सुंदरता से लिपटे उस रहस्य को 2 ही सेकंड में खोल डाला। सामने एक छोटी सी रिंच बहुत ही नज़ाकत और प्यार के साथ रुई के बादलों की कई कई तहों में धंसी लेटी थी, और उस पर लिखा हर शब्द मानो हाथ बढ़ा बढ़ा कर शुभी को बाहों में भर लेना चाहता था। जल्दी ही लौट कर मिलता हूँ। साथ में एक नीला कागज भी तो था। शुभी, अपने प्यार के सारे मोती तुम्हारे पास छोड़े जा रहा हूँ। आंखों से टपका टपका कर इन्हें बहा मत देना, लौट कर पूरा हिसाब लूँगा। इसलिए वॉशर जब भी ढीला हो जाए तो इसे कस जरूर लेना। जाने से पहले बस इतना काम तुम्हें सौंपता हूँ। तुम्हारा अपना आदित्य। ये काम तो तुम्हारा था आदित्य। तुम्हारी ये मोतियों की माला तो वर्षों से मेरे अंतःस्थल को सजाए हुए है, भला इसे कैसे बिखरने दूंगी? रुमाल निकालने के लिए शुभी का हाथ पर्स में गया तो वही रिंच उसके हाथ में आ गई। शुभी मुस्कुराई और उसे फिर से वैसे ही संभाल कर वापस रख दिया। शुभी के आंसू अपने आप ही रुक गए। यह आदित्य ही तो है
जो हमेशा पर्स में बैठा उसके संग संग घूमता रहता है। उसे अपने देश से, अपने लोगों से बहुत प्यार था। सारी दुनिया उन शहीदों को, उसके आदित्य को भूल सकती है, पर शुभी नहीं। भूलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आदित्य सोते जागते हमेशा उसके साथ ही तो रहता है। याद है उसे आदित्य का वो पहला पत्र जो जाने के 10 दिन बाद आया था। एक एक अक्षर आज भी हृदय पर प्रेमांकित है। यह पहला और आखिरी पत्र ही तो था जो आदित्य अपनी 27 साल की कुंवारी जिंदगी में शुभी को लिख पाया था। और आज यह पत्र ही तो शुभी की मरुस्थल जैसी प्यासी जिंदगी में रखा अमृत कलश है, उसका आधार स्तंभ है। वह अक्सर शुभी को छेड़ते हुए कहता था, शुभी, जब तुम शादी के बाद मैके जाया करोगी ना, तो मैं तुम्हें रोज ही पत्र लिखने के बजाय शाम को फ़ोन किया करूँगा, और तुम भी बिना कुछ बोले बस फ़ोन उठा लिया करना। हम दोनों एक दूसरे की बात खुद ही सुन और समझ लिया करेंगे। देखो, इस तरह बात करने के बहुत फ़ायदे हैं। एक तो तुम ना मुझसे लड़ पाओगी और ना मुझे डांट पाओगी, और ना ही अपने फ़ोन का बिल ही ज़्यादा बढ़ेगा। वैसे भी यदि तुम चाहो तो इस तरह से बचाए गए पैसों से मुझे एक मनचाहा तोहफा खरीद कर दे सकती हो। मुस्कुराती शुभी बस उसे देखती ही रह जाती। ये जो इतनी बकबक करने वाला, इतना संजीदा सा आदित्य है, ये जो हमेशा प्यार और हंसी के फव्वारे छोड़ता हुआ आदित्य है, इसके साथ जीवन एक छत के नीचे कैसा होगा। और फिर खुद ही डर जाती। इतना सुख तो जिंदगी में किसी को नहीं मिलता। उसे आदित्य को इतने प्यार से नहीं देखना चाहिए। कहते हैं अपनों की अपनी ही नज़र लग जाती है, और अनायास ही वो मन ही मन आदित्य के लिए भगवान से प्रार्थना करने लग जाती। तब आदित्य आकर उसे उसकी प्रेम समाधि से बाहर लाता। अरे भाई, कहाँ खो गई तुम? मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। अच्छा बाबा, सुबह शाम दोपहर रात रोज 4-4 पत्र लिख दिया करूँगा, पर पहले शादी तो होने दो। और दोनों ही हंस पड़े। आज भी जब शाम के 5 बजते हैं, बिना घंटी का इंतज़ार किए ही शुभी फ़ोन उठा लेती है, क्योंकि उसे पता है कि आदित्य कहीं भी हो, उन क्षणों में, उस एक पल में उसके पास ज़रूर आता है। कभी कभी तो गंगूबाई आकर फ़ोन उसके हाथ से लेकर वापस रखती है। किससे बातें कर रही हो आप बिब्बी जी? खाना कब से पड़ा पड़ा अपनी किस्मत को रो रिया है। कब से बुलाती हूँ मैं आपको। उनने तो फ़ोन कब का रख दिया। मैंने भी कान पे लगा के सुना था। फ़ोन से तो कोई आवाज़ नहीं आती। शुभी यंत्रवत से उठकर खाने की मेज पर जा बैठती। उसके अंदर की आवाज़ें चुप होने का नाम ही नहीं लेती। शुभी, आदित्य की आवाज़ मानो समय के साथ और मीठी होती जा रही थी। खाती हूँ आदित्य, खाती हूँ। शुभी खुद से बोल पड़ती और जल्दी जल्दी एक के बाद एक निवाला मुंह में डालने लग जाती। अब तो उसके आंसुओं का स्रोत भी सूख चुका है। आदित्य की अनंत प्रेम माला उसे चारों तरफ से जकड़कर संभाले हुए जो है, और आदित्य की दी हुई रिंच ने पिछले 30 साल में उसके सारे ही स्क्रू कस दिए हैं। पाषाण प्रतिमा सी शुभी चौके में अपनी खाली प्लेट रखने आती है तो भगवान की अलमारी उसे अपने पास बुला लेती है। वहाँ पर मेजरिंग टेप आज भी जैसा का तैसा ही रखा है, और उसके बगल में आदित्य की वर्दी में खिंची हुई वो फोटो शुभी को कल जैसी याद है, जब भारत सरकार का वो पत्र आया था। आगे उसमें लिखा था कि उनकी इच्छा अनुसार उनका व्यक्तिगत सामान शुभांगी मित्रा को सौंपा जाता है, और साथ के पैकेट में आदित्य की वर्दी के साथ एक चाबी का गुच्छा, थोड़ी सी चेंज, एक कंघा, एक रुमाल, और यही मेजरिंग टेप। शुभी को अच्छी तरह से याद है वो 21 सितंबर की शाम। शुभी को अच्छी तरह से याद है वो 21 सितंबर की शाम। आदित्य की 26वीं सालगिरह थी।
सुबह सुबह उसे भारतीय वायुसेना से नियुक्ति पत्र मिला था और उसी दिन एक सुंदर से पैकेट में एक छोटे से पत्र के साथ यह मेजरिंग टेप शुभांगी आदित्य को दे आई थी। कितना हंसे थे वो दोनों साथ साथ जब आदित्य ने वो पत्र पढ़ा था। उसकी नाक दबाते हुए बोला था, तो मेम साहब हमें बिल्कुल ही बुद्धू समझती हैं। ठीक है, ज़रा शादी हो जाने दो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। पत्र भी तो पूरा शोखी और शरारत से भरपूर था, आदित्य की शोख और शरारती शुभी की तरह। मेरे प्यारे भूल सुधार बुद्धू लेफ्टिनेंट साहब, जैसा कि आपकी हरकतों से सिद्ध हो चुका है, आप किसी भी बात या परिस्थिति की गहराई और ऊंचाई को समझने में सदैव ही असमर्थ सिद्ध हुए हैं। अतः आपको यह मेजरिंग टेप प्रदान किया जाता है। भविष्य में आप जब भी हमारे आगे आएं तो इसे साथ लेकर ही आएं, ताकि आपको पता लग सके कि आपके हर वक्त देर से आने से या कभी कभी न आने से हमें कितनी तकलीफ होती है और हम कितने दुखी हो जाते हैं। पुनश्च आपके आने से कितने खुश भी। इसलिए रोज़ ही आपकी उपस्थिति अति अनिवार्य। आपकी अपनी कमांडर इंचार्ज। इसके बाद तो आदित्य हमेशा उस टेप को गले में डालकर ही घर में घुसता था। कितनी बार शुभी ने भी कहा, रहने दो आदित्य, ये सब तो बस यूं ही लिख दिया था। एक दिन तो हंसकर माँ भी पूछ बैठी थी, आदित्य ये कोई नया फैशन है क्या बेटा? और तब आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा था, ये फैशन नहीं, ज़रूरत है आंटी। वैसे कोई खास बहादुर तो हूँ नहीं, क्या पता कभी ये एयरफोर्स वाले नौकरी से ही निकाल दें। सोचा है कि यदि ऐसा हुआ तो हम एक दर्जी की दुकान खोल लेंगे। वैसे ये दर्जी भी अच्छा पैसा कमा लेते हैं और फिर इस काम के और भी तो कई प्यारे प्यारे फायदे हैं। और उसने शुभी की तरफ देखकर शरारत से आंख मार दी थी। शुभी के गुलाबी गालों की रंगत माँ से भी न छुप पाई थी। तुम बच्चों की तो कोई भी बात मेरी समझ में ही नहीं आती, कहकर माँ तो उठकर अंदर चली गई थी, पर आदित्य ने उसे कसकर बाहों में जकड़ लिया था। थोड़े दिन आ न पाऊंगा कमांडर साहिबा। और उसकी गहरी काली आंखें शुभी से भी ज़्यादा उदास हो गई थीं। उसके बाद आदित्य नहीं, वो डिब्बा आया था, आदित्य के पार्थिव शरीर को समेटे हुए। उसमें लेटा आदित्य बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा गया था। चेहरे पर एक खरोंच तक न थी। सुनते हैं दुश्मन के 10 टैंकों पर बमबारी करने के बाद अचानक उनकी एक गोली आदित्य के जहाज के पंख को बींध गई थी। अपनी सूझबूझ और कुशलता के साथ आदित्य एक पंख पर ही जहाज को अपनी सीमा तक उड़ा लाया था। जहाज भारत की सीमा पर आकर ही गिरा था, मानो जाते जाते माँ के पैर छूकर गए। इस तरह की सभी छोटी बड़ी और मीठी बातों का आदित्य बहुत ध्यान रखता था। जब मृत आदित्य को जहाज से निकाला गया था तो टेप उसकी अंदर वाली जेब में ही रखा मिला था। वस्तुतः उसे पूरा भरोसा था कि वो जल्दी ही शुभांगी से मिलने आएगा। इन चंद गुजरे दिनों की लंबाई और गहराई दोनों ही उसने अच्छी तरह से नाप ली थी और सब कुछ अपनी शुभी को सुनाने के लिए वो बहुत बेचैन था। पर टेप तो शुभी के पास एक अलग पैकेट में ही आया था, मानो आदित्य का भेजा हुआ संपूर्ण और अंतिम प्रेम पत्र हो। शुभी का हाथ स्वतः ही अलमारी की तरफ बढ़ गए और उसने वह पत्र और टेप दोनों ही उठा लिए, पढ़ने लगी। यह उसकी रोज की दिनचर्या थी। आखिर यही तो उसकी एकमात्र निधि थी और था उसके बिखरते जीवन का आधार स्तंभ। उसके आदित्य का भेजा हुआ पहला और अंतिम संपूर्ण प्रेम पत्र। मेरी शुभी, आज सुबह से तुम बार बार मेरे सामने आकर उदास सी खड़ी हो जाती हो और हठ करने लगती हो कि आदित्य मुझसे बातें करो। मन तो मेरा भी यही कर रहा है। जानती हो शुभी, मैं इस समय क्या सोच रहा हूँ? मैं देख रहा हूँ
कि जाड़े की नरम मीठी धूप मेरे पैरों पर बिखरी हुई है और मैं माँ के साथ घर के वरांडे में बैठा गरम गरम पकौड़ियाँ खा रहा हूँ। पकौड़ियाँ ख़त्म होते ही माँ आवाज़ दे रही हैं, आदित्य की बहू, थोड़ी सी पकौड़ियों के लिए थोड़ी पकौड़ियाँ और बना लो। आज पकौड़ियाँ बहुत ही स्वाद बनी हैं, पर तुम्हें तो ये सब कुछ आता ही नहीं। जल्दी से पकौड़ियाँ बनाना सीख लो ना शुभी। अरे रे, तुम तो गुस्सा होने लगी। मैं तुम्हारे कान गरम होते देख रहा हूँ। चलो, मैं तो तुम्हारे लिए ये सब खाना पीना छोड़ भी दूँ, पर माँ को कैसे समझाऊंगा? तुम ही सोचो शुभी, बिना पकौड़ियों के माँ का क्या होगा? उससे भी ज़्यादा मेरा तुम्हारा क्या होगा? कुछ तो समझो शुभी। जल्दी से पकौड़ियाँ शकौड़ियाँ रोटी वोटी सब कुछ बनाना सीख लो ना। बहादुर छुट्टी पर भी तो जाएगा। वैसे भी तुम्हारे हाथ का स्वाद बहादुर की रोटियों में कहाँ। अरे, तुम तो सच में गुस्सा होने लगी। मैं और बहादुर तो होंगे ना तुम्हारी मदद के लिए। और हाँ, याद आया, तुम्हारे बेलनों की मार से बचने के लिए मैंने एक हेलमेट का भी इंतज़ाम कर लिया है। सच, शुभी लगता है कल का सूरज हमारी सब खुशियाँ लेकर आएगा। कल की किरणें निश्चय ही हमारी सरहद की शैल मालाओं के लिए विजय हार होंगी। और देखो, इस कल के इंतज़ार में यह सुरमई संध्या और भी सुंदूरी हो गई है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इन सब ढेर सारी खुशियों को बाहों में समेटे मैं जल्दी ही तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुम्हें सब कुछ लौटाने। तुम तैयार तो हो ना? तुम्हारा अपना आदित्य। झिलमिल यादों के सितारों वाली यह काली स्याह चूनर ओढ़े शुभी आज भी वैसे ही जीवन के उसी मोड़ पर तैयार खड़ी है, क्योंकि उसे पता है कि उसका आदित्य ब्रह्मांड के किसी भी कोने में हो, एक दिन उसे लेने अवश्य आएगा। वही तो है उसकी सूनी मांग सी सपाट जिंदगी का सौभाग्य, उसकी आत्मा पर अंकित अनन्य प्रेम का अमिट सिंदूर। लगता है बिब्बी जी का तो पूरा का पूरा दिमाग ही सरक गया है। वैसे भी 50 की तो होने को आई ही हैं। कहते हैं 50 तक पूरे दिमाग पर नजला उतर आवे है। गीता और कुरान के सदके करते तो हमने बहुतों को देखा और सुना है, पर तौबा तौबा, यूं कागज और मुँह टेप को चूमते तो आज तक किसी को भी नहीं देखा। उस बेचारी को क्या पता कि अपने इस 30 साल पुराने प्रेम पत्र को शुभी अभी तक जी भरकर पढ़ भी नहीं पाई है। यूके से शैल अग्रवाल की ये कहानी अनन्य सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।